हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें जो आपको पाठ 2 दे रखे हैं यानी विलयन, इस पाठ के अंतर्गत हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, एक तो रहेगा परासरण दाब और हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा आज की क्लास में वो ये रहेगा सम परासारी विलयन और तीसरा टॉपिक रहेगा अति परासरी तथा अल्प परासरी विलयन। और हमारे पास एक नोट रहेगा। इतनी बातों को हमें समझना है आज की क्लास में। और ये जो टॉपिक आपको आज की क्लास में मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख के आपको दिखाए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर पुराने छात्र हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी सब बच्चे बढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा, मैं स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। आपको पता ही है इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें आपको दी जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं पीसीएम की तो हमारा हो गया मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन तीनों विषयों की जो क्लासें रहेंगी वो कंप्लीट आपको कराई जाएंगी। बस केवल क्या करना है, हमारे साथ नोट्स आपको बनाते चलना है। और हाँ, पिछली वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा और वहाँ पे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहें तो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट का जो टाइटल होगा उससे आप देखेंगे। मैथ पढ़ना चाहें तो आपको मैथ के टाइटल में जाना होगा। फिजिक्स पढ़ना चाहें तो आपको फिजिक्स वाले टाइटल में आपको जाना होगा। और जैसे ही आप टाइटल के अंदर जाएंगे, आपको पाठ 1 से लेकर यानी केमिस्ट्री में जितने भी आपके पाठ दिए हैं सभी पाठों का कंप्लीट जो हल रहेगा या टॉपिक रहेगा वो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ऐसा ही मैथ में भी है। जितने भी टॉपिक आपको मैथ में दे रखे हैं कक्षा 12 की, उसमें मैंने सभी टॉपिकों को मैंने पढ़ाया है और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। फिजिक्स में भी यही मैंने बताया है आपको। ये इन तीनों विषयों को आपको इसी प्रकार से देखना है। तो चलिए, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है परासरण दाब। ये परिभाषा बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। परासरण दाब है क्या? जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप फिगर के माध्यम से जरा समझें। देखिएगा यहाँ पे क्या है, सुनिए। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है। इस बर्तन के बीचों बीच में मैंने क्या लिया है, अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया है। एक तरफ हमने ले लिया है शुद्ध H2O और एक तरफ हमने ले लिया है विलयन। अब क्या होगा, जो विलायक है वो विलयन की ओर क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। और किसके द्वारा प्रवाहित होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अब बताओ, यहाँ पे विलायक जो है वो विलयन की ओर प्रवाहित होने लगेगा। अब जब ये प्रवाहित होने लगा, क्योंकि बीच में क्या लगी है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। अब विलायक जब विलयन की ओर जा रहा है, इस प्रवाह को रोकने के लिए हमने क्या किया, विलयन के ऊपर अतिरिक्त एक दाब लगा दिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ये दाब मापी यंत्र है। हम दाब लगाएंगे और जैसे ही आप विलयन के ऊपर दाब लगाएंगे तो परासरण की जो क्रिया थी वो रुक जाएगी। और रुक जाएगी, बस हम बोल देंगे, इसी को बोलते हैं परासरण दाब।
यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब बच्चे बताएं। तो बताइए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, जब किसी विलयन यानी विलयन तथा शुद्ध विलायक को अगर हम अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करेंगे तो परासरण की जो क्रिया होगी शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। मैंने भी बताया था फिगर के माध्यम से जो विलायक है वो क्या होगा, विलयन की ओर प्रवाहित होने लगेगा। अब भैया जब प्रवाहित होने लगेगा ना, जब प्रवाहित होने लगेगा तो जब प्रवाहित हुआ, प्रवाहित हो ही रहा था, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम विलयन पर क्या करेंगे, अतिरिक्त दाब लगाएंगे और बस इसी को बोलेंगे विलयन का परासरण दाब। तो वही यहाँ पे है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ये बर्तन है, इधर आपका शुद्ध विलायक है, इधर आपका विलयन है और विलायक क्या होगा, विलयन की ओर क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। हम क्या करेंगे, इस प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पे अतिरिक्त हम दाब लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो पिस्टन दाब मापी यंत्र है और फिर क्या होगा, परासरण की क्रिया हम लोग रोक देंगे, तभी हम बोलेंगे उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। आप चाहे ये परिभाषा लिखिएगा या तो एक परिभाषा मैंने और लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें भी वही लिखा है, किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब हमको लगाना पड़ता है, बाह्य दाब, वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। आई होप कि आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी, परासरण दाब कहते किसे हैं। मैं क्लास को अब आगे बढ़ाऊंगा। हमारा अगला जो टॉपिक ये है, जरा ध्यान देंगे सब बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है समपरासारी विलयन। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे कोई दो विलयन जिनको अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता। परासरण का तो मतलब आप जानते हो कि कम सांद्रता अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं समपरासारी विलयन, तो इसका सीधा सा मतलब है कोई दो विलयन जिनको अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। यानी कि कम सांद्रता अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिकों को बहुत ही ध्यान से समझा करो, अक्सर ये पेपर में पूछे जाते हैं। चलिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं तथा नमक का विलयन समपरासारी होता है। लाल रुधिर कणिकाएं आप समझते हो। अब आरबीसी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी हो जाएगा, रेड, ठीक है, ब्लड आप जानते ही हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, आरबीसी जो है उसका नमक का जो विलयन होगा वो समपरासारी होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बर्तन लिया गया है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है और देखो एक तरफ नमक का विलयन है और एक तरफ लाल रुधिर कणिकाएं हैं। अब बताओ, नमक के जो कण है, नमक का जो विलयन है लाल रुधिर कणिकाओं की तरफ नहीं जा रहा है, ना तो लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं, ठीक है, ना तो वो नमक के विलयन की तरफ जा रही हैं, अर्थात इनमें कोई गति नहीं हो रही है। बस इसी को बोलेंगे समपरासारी विलयन। आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हमारे पास ऐसे ये दो विलयन हैं जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब हम इन दोनों विलयनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं तो हमें इन दोनों विलयनों में कोई गति हमको नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार जो भी हमारा ये प्रोसेस रहेगा इसको हम बोलेंगे समपरासारी विलयन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है
कि ऐसे कोई दो विलयन के नाम बताओ जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अगर हम पृथक करें तो वो उनमें गति नहीं होती है। तो याद रखिएगा, लाल रुधिर कणिकाएं या नमक का विलयन जो होता है यही हमारे पास रहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, याद रखेंगे सब लोग। और समपरासारी विलयन का भी उदाहरण यही आपको लिख देना है अगर पूछता है तो। अब बात आती है, अगला टॉपिक है अति परासरी तथा अल्प परासरी विलयन। इसका क्या मतलब हुआ? दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। सर ने क्या बताया? दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आती होगी, क्योंकि अगर दाब अधिक है यानी हमारे पास ऐसे ऐसे दो विलयन है जिन पे दाब हमको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तब जाके परासरण की क्रिया रुकती है, तो वो हमारा हो जाएगा अति परासरी। यानी अति शब्द का मतलब समझ जाओ कि अति मचाना, यानी कि अति परासरी विलयन है जब दाब ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और अगर हमको दाब कम लगाना पड़ेगा वो क्या है? अल्प परासरी विलयन है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं नोट की। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी कोई बात नोट में अगर लिखवाता हूँ तो ये बाकायदा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला हमारा नोट है, सांद्र विलयन होता है, तनु विलयन होता है। कंसंट्रेट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन का जो परासरण दाब होता है वो अधिक होता है और तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है वो कम होता है। याद रखिएगा, मान लो क्लासरूम में किसी टीचर ने पूछा कि सांद्र विलयन और तनु विलयन किसका परासरण दाब अधिक होगा या किसका कम होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? सांद्र विलयन का जो परासरण दाब होगा वो अधिक होता है और तनु विलयन का परासरण दाब कम होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा है? हम लोगों ने परासरण दाब की परिभाषा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी पे जरूर लिखिएगा। आपको पता ही है कि मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता चला जा रहा हूं, आपको वैसे वैसे कॉपी पे लिखते चले जाना है। लेकिन ये परिभाषा खासकर इंपॉर्टेंट है, परासरण दाब, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो हम लोगों ने सीखा परासरण दाब, फिर हम लोगों ने सीखा समपरासरी विलयन और अति परासरी तथा अल्प परासरी विलयन क्या होता है, और हम लोगों ने नोट सीखा। यहाँ तक की क्लास आज हमारी रहेगी। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में जो आपको पार्ट 2 यानी विलयन दे रखा है, अभी भी इसमें बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, न्यूमेरिकल भी रह गए हैं। तो इसके आगे के जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे महत्वपूर्ण, मैं उन्हें अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। अंत में एक बार फिर कहते हैं, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। उन्हें बताएंगे कि इस चैनल पे पीसीएम सब्जेक्ट की क्लासें दी जा रही हैं। आप उन बच्चों तक इस चैनल को जरूर भेजिएगा जिससे वे इस चैनल से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कक्षा 12 की कंप्लीट क्लास अटेंड कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।